हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह अनुच्छेद 370 से संबंधित है, जो पहले जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्रदान करता था। आप सभी लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने लोकसभा में एक घोषणा के द्वारा इसे हटा दिया था और 5 और 6 अगस्त को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को साधारण विधेयक की तरह जो पारित किया जाता अनुच्छेद 4 के अनुसार, उसे साधारण विधेयक की तरह से पारित कराकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया था, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी होनी थी, जिसके 87+3+5 87+3 पर डायरेक्ट चुनाव होना है। यानी 90 सीटों के लिए अभी हाल में सीधे चुनाव हुए हैं, जिसमें उमर अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला के पुत्र हैं, वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने 40 से अधिक सीटें जीती हैं। कांग्रेस के साथ यह संख्या लगभग 48 की होती है। कुछ छोटे दल भी उनका साथ दे रहे हैं। एक शर्मा जी हैं जो निर्दल लड़े थे, उनको उन्होंने वहाँ का उप मुख्यमंत्री भी बनाया है। खैर, हम लोग इसके बैकग्राउंड पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग पता है कि 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के एक आदेश के द्वारा इसे हटा दिया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने भी ओके कर दिया था। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 370 में राष्ट्रपति की भूमिका प्रमुख थी। संविधान संशोधन के लिए दोनों सदनों के पास सरकार को नहीं जाना था, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति उस समय रामनाथ कोविंद थे और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। उस समय वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहाँ 6 महीने तक गवर्नर रूल लगाने की व्यवस्था है। गवर्नर शब्द का इस्तेमाल 1965 से छठा संविधान संशोधन जब से पारित किया जम्मू कश्मीर रियासत ने अपने संविधान का, तब से किया जा रहा है। पहले सदर रियासत किया जाता था। कर्ण सिंह सदर रियासत थे, उनको हटा करके वहाँ गवर्नर की व्यवस्था कर दी गई और तब से गवर्नर को ही वहाँ का, अगर गवर्नर रूल लगा है या राष्ट्रपति शासन लगा है तो वहाँ की सरकार गवर्नर को ही माना जाता है। खैर, हम आगे आते हैं। आप सभी लोग पता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान एडॉप्ट किया गया था, अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ था। तो जब 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया, उस समय उसके पहले अनुच्छेद 370 को लेकर के एक समझौता हुआ। शेख अब्दुल्ला, जो कि उनके फादर थे फारूक अब्दुल्ला के, और उनके तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, जिसके तहत ये तय हुआ कि भाई ऐसा है, मैंने उस समय हरी सिंह के बीच, पंडित नेहरू नहीं, शेख अब्दुल्ला और हरी सिंह के बीच ये समझौता हुआ था। महाराजा हरी सिंह, जो कि लास्ट रेनिंग मोनार्क हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, तो उसमें एक समझौता हुआ। उस समझौते के अनुसार 3 चीज़ें, संचार, विदेश विभाग और रक्षा, ये 3 जो है केंद्र सरकार के अधीन होंगे। शेष के लिए जम्मू कश्मीर राज्य को स्वतंत्रता प्रदान की गई और ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स तो प्रभावी होगा ही होगा जम्मू कश्मीर पर, लेकिन शेष अन्य प्रावधान तभी प्रभावी होंगे जब राष्ट्रपति एक आदेश जारी करके उन्हें लागू करेगा। यानी भारतीय संविधान के वो प्रावधान ही प्रभावी होंगे जम्मू कश्मीर रियासत पर, जिसके लिए भारत का राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा उन्हें लागू करेगा। इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई और इसी व्यवस्था के आधार पर, इसी को रेटिफाई करने के लिए जम्मू कश्मीर में
कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ब्रैकेट में रखता है। फिर ऑर्डर आता है 1950 के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उक्त समझौता, जिसमें ये था कि भाई संचार, रक्षा और विदेश विभाग ये केंद्र सरकार के अधीन होंगे और केंद्र सरकार इस मामले में पूरी तरह से आज़ाद होगी अपने नियम बनाने के लिए। शेष मामलों में राष्ट्रपति भारतीय संविधान के प्रावधान जम्मू कश्मीर रियासत पर लागू करने के लिए आज़ाद होंगे, जो वहाँ के संविधान सभा से परामर्श करके लागू करेंगे। खैर, तो इस प्रकार से 1950 में जो राष्ट्रपति का आदेश आया, उस आदेश में इस समझौते को स्वीकार कर लिया गया, जो शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के साथ किया था। उसके बाद 31 अक्टूबर 1951 को वहाँ संविधान सभा का गठन हो गया और 15 नवंबर को ये तय किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो दिल्ली समझौता है जून 1952 में हुआ था एक्चुअली, शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच, जिसके तहत उक्त पहले की व्यवस्था को लागू करने, संविधान सभा के गठन और भविष्य में दोनों माने राज्य और केंद्र के संबंध कैसे होंगे इसको लेकर के तमाम बातें कही गई थी। इसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। तो दिल्ली समझौते को स्वीकार करने के लिए ही 15 नवंबर 1952 को एक और राष्ट्रपति का आदेश आया, जिसके तहत इसे स्वीकार कर लिया गया। इसे भी कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1952 कहेंगे। हालांकि इसमें ये भी नागरिकता संबंधी भी प्रावधान थे और नागरिकता के लिए महाराजा हरि सिंह ने 1927 और 1932 के बीच जितने भी राज्यादेश निकाले थे, उन सभी को स्वीकार करने की बात थी। उन्होंने एक्चुअली वर्ष 2011 को कट ऑफ डेट बनाया था, यानी वर्ष 2011 तक जो लोग आकर के जम्मू कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं के ख़ानदान के लोगों को क्लास 1 का सिटीजन यानी प्रथम श्रेणी का नागरिक यानी ओरिजिनल सिटीजन माना जाएगा राज्य का, और उन्हें 4 चीज़ों में विशेष तरजीह दी जाएगी, यानी प्राथमिकता उन्हीं की होगी। उसके बाद बाहर के लोगों को के बारे में सोचा जाएगा। नंबर 1 तो यह है नौकरी, यानी राज्य के अधीन जितनी भी नौकरी होगी उन सब में जम्मू कश्मीर के जो मूल निवासी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। नंबर 2 पर आता है भूमि, और नंबर 3 पर उत्तराधिकार, यानी ज़मीन जायदाद या उत्तराधिकार उसी को मिलेगा जो वहाँ का मूल निवासी होगा। और चौथा है छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, ये भी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा, जो जम्मू कश्मीर के राज्य विश्वविद्यालयों या कॉलेज में पढ़ते हैं और वहाँ के मूल निवासी हैं। तो इन लोगों को तरजीह दी जाएगी। अगर जम्मू कश्मीर का कोई आदमी जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर किसी और विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ता है तो उसे भी ज़रूरत के हिसाब से सपोर्ट किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन वहाँ प्राथमिकता फिर बदल जाएगी, क्योंकि वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जहाँ वो विश्वविद्यालय या कॉलेज है उसके नियम से संचालित होगा, न कि जम्मू कश्मीर का कोई नियम वहाँ लागू होगा। लेकिन आर्थिक मदद के मामले में जम्मू कश्मीर ने इस चीज़ को घोषित कर दिया। खैर, इस प्रकार से महाराजा हरि सिंह के जो 1927-1932 का राज्यादेश था उसे काफ़ी हद तक नागरिकता के मामले में अपना लिया गया। इसमें यह भी इसके लिए ज़रूरी था कि संविधान में एक अलग से प्रावधान जोड़ा जाए, यानी इसमें यह तय करना बाकी था कि संविधान में नागरिकता या जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष इस मामले में अधिकार देने संबंधी प्रावधान जोड़ना बाकी था। तो इसके लिए 14 मई 1954 को राष्ट्रपति ने एक और अध्यादेश आदेश जारी किया, कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1952, और इसके तहत 14 मई 1954 को
वहाँ 35A जोड़ दिया गया, जबकि संविधान संशोधन नहीं किया गया। तो वो लोग मूर्ख हैं जो लोग कहते थे कि बिना संविधान संशोधन के अनुच्छेद 370 को हटाया ही नहीं जा सकता। अरे भाई, जब राष्ट्रपति अपने आदेश से 35A जोड़ सकता है, जिसको हम कहीं भी मूल संविधान में देखते नहीं हैं, केवल जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, वहाँ के लोगों, वहाँ के नागरिकता के लिए, वहाँ के लोगों को विशेष अधिकार देने के लिए, तो राष्ट्रपति अपने आदेश से इसको हटा नहीं सकता। बिल्कुल कर सकता है। इसी आधार पर तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था थी, उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, यानी जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, जो 10 या 11 को रिटायर हो जाएंगे इसी महीने, उनकी बेंच ने इसमें 5-0 से फैसला दिया था। मुझे लगा नहीं किसी ने इसका विरोध किया था। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति इस मामले में सर्वे सर्वा था और संसद को इसमें कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई थी। यही बीजेपी मांग करती आ रही थी और जैसे मौका मिला उसने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को एब्रोगेट कर दिया। पूरा नहीं किया, 370 एक आज भी बना हुआ है, चूँकि वह अनुच्छेद 1 के साथ जुड़ा हुआ है और वह जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग, इंटीग्रल पार्ट बताता है, ठीक वैसे ही जैसे अन्य राज्य हैं। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि जैसे ही जम्मू कश्मीर अलग हुआ, वैसे मोहम्मद अली जिन्ना की, चूँकि तबीयत तो बहुत पहले से ख़राब थी, लेकिन उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती चली गई। वो ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ थे और ये बात तीन लोगों को पता थी। उनको, उनकी छोटी बहन फातिमा को और एक जल पटेल साहब आते थे जो कि गुजरात से थे, पारसी धर्म ग्रहण कर लिया था, जिन्ना जी के बड़े अच्छे मित्र थे, डॉक्टर भी थे। वो कराची चले भी गए थे मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। तो इस प्रकार से ये तीन ही लोगों को पता था। उस समय ट्यूबरकुलोसिस एक लाइलाज बीमारी थी और विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की तबीयत और ख़राब रहने लगी। तो जल पटेल ने पहले तो चगतई हिल, जो कि बलूचिस्तान में है, जहाँ जिसके पास पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण किया था उसने 1998 में, तो चगतई हिल पर जाने का सुझाव दिया जल पटेल ने। जब वहाँ भी बीमारी नहीं ठीक हुई तो उन्होंने कहा अपनी आबो हवा चेंज करो और कश्मीर चले जाओ। तो उन्होंने कश्मीर के राजा को, लियाकत अली खान जो पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उनसे कहा कि एक पत्र लिखो और उस पत्र में बोलो कि हम आ रहे हैं, हमारे रुकने का इंतज़ाम कराए। तो हर इसी ने इंतज़ाम कराने के बजाय एक रिस्पॉन्स भरा लेटर लिख दिया कि जिन्ना, अगर तुम किसी सॉवरेन स्टेट के गवर्नर जनरल हो तो हम किसी सॉवरेन स्टेट के हम भी मालिक हैं, यानी राजा महाराजा सम्राट हैं, और हमने अभी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर नहीं किया। तो एक्चुअली सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी थे, उनके सामने भारत के 565 रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने की एक बड़ी चुनौती थी। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े जीवट वाले आदमी थे। कहा जाता है उन्होंने बिस्मार्क की नीति, ब्लड और आयरन यानी कैरेट और स्टिक पॉलिसी, यानी या तो गाजर खाओ या तो डंडा खाओ की नीति अपनाकर भारत के अधिकांश राज्यों को संघ में मिला लिया। लेकिन अभी भी हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की समस्या बनी रही। जम्मू कश्मीर की समस्या इसलिए बहुत बेकरार हो गई कि जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र था। कश्मीर में भी उस समय मुसलमान तो थे लगभग 50%, लेकिन उसमें से उस 50% में लगभग 60% उस समय शिया मत के पालन करने वाले थे। 67% से ज़्यादा ही थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 75% शिया मत के पालन करने वाले थे, जो पीओ के बनने के बाद उधर चले गए। तो इस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर रियासत है, वहाँ का राजा तो हिंदू था, लेकिन वहाँ जनसंख्या, बहुमत की जनसंख्या मुसलमानों की थी। इस वजह से उसका मामला थोड़ा और पेचीदा था। तो जूनागढ़ का जो शाहनवाज भुट्टो था, वो तो पाकिस्तान प्रेम में अपना दीवाना था
और वो वहाँ के मोहम्मद अली जिन्ना से बातचीत भी कर रहा था। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चल गई और उन्होंने सेना भेजकर जूनागढ़ को, जो कि गिरनार जिले में है गुजरात के, उसको मिला लिया भारतीय संघ में। लेकिन हैदराबाद की समस्या भी कुछ इसी प्रकार की थी। ओस्मान अली वहाँ के नवाब थे और वो चाहते नहीं थे भारतीय रियासत में शामिल होना। वो या तो स्वतंत्र रहना चाहते थे या तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। हैदराबाद इधर दक्षिणी छोर पर, और कैसे पाकिस्तान के साथ मिलता। तो उस्मान अली के खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर, सेना भेजकर उनके रजकार यानी जो युद्ध लड़ने के लिए तैयार किए गए मुस्लिम थे, उनकी फौज को परास्त किया और उस्मान अली पर दबाव डाला। तो उस्मान अली ने मजबूर होकर के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर कर दिया। इस प्रकार से हैदराबाद भी भारत का, भारतीय संघ का अविभाज्य अंग बन गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर की बारी थी। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया गया क्योंकि पंडित नेहरू ने, एक राज्य प्रभाग है गृह मंत्रालय के अधीन, तो सारे भारत के सारे राज्यों को उसके तहत रखा था। लेकिन पीएमओ को डायरेक्ट पीएम सॉरी जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट पीएमओ के अधीन रखा था। और वो उसका नतीजा ये हुआ कि हर सप्ताह सुबह वो नाश्ता करने वहाँ पहुँच जाया करते थे, इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से या एरोप्लेन से आप कह सकते हैं। ठीक है। और वो एडमिना माउंटबेटन के प्रति थोड़े से संवेदनशील थे। कहा जाता है कि एडमिना माउंटबेटन ने माउंटबेटन की राय से ये काम किया था, उनको अपने प्रेम जाल में फंसाया था ताकि जम्मू कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र बनाया जा सके जिससे पश्चिमी देशों को हस्तक्षेप का मौका मिलता रहे। और माउंटबेटन, ये दुर्भाग्य की बात है कि जिनके खिलाफ आप जिंदगी भर लड़े, उन्होंने ही, उनके ही एक वंशज ने, माउंटबेटन ने, वही भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, मैंने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पदभार संभाला। या यूँ कह सकते हैं माउंटबेटन भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। 3 जून 1947 को उसकी योजना के तहत ही भारत और पाकिस्तान बने थे, दो डोमिनियन। खैर, ये लेक्चर लंबा ना हो इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं जो कि माउंटबेटन से रिलेटेड हैं। तो 25 अक्टूबर को वहाँ जम्मू कश्मीर, कश्मीर रियासत पर पाकिस्तान के जो लॉयल, जिन्ना साहब के प्रति लॉयल वफादार जो सैनिक थे, वो सादे वेश में वहाँ के हाफिज नाम के एक कबायली उपद्रवी, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर अधिक सक्रिय था, उससे कहा गया कि भाई तुम लूटपाट वो करते ही थे और जान से मार डालते थे। उनको बस सोना चांदी से मतलब था। उनसे कहा गया कि भाई हरी सिंह के महल में बहुत ज़्यादा सोना है और वो सारा तुम ले लेना, उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान को बस कश्मीर चाहिए। और इस प्रकार से हाफिज अपने 3,000 लगभग उपद्रवियों को लेकर के भारत पर 1947 में आक्रमण कर दिया। 25 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को हुआ ये कि मोहरा पावर हाउस, जो कि 7 किलोमीटर दूर है कश्मीर से, उसको उड़ा दिया उपद्रवियों ने। इससे हरी सिंह क्या का महल अंधेरे में डूब गया। तब हरी सिंह ने एन गोपाल स्वामी जो आयंगर, जो कि उनके दीवान थे, उनसे कहा कि भाई, वो पंडित नेहरू के अच्छे मित्र भी थे, कि पंडित नेहरू से बात करो। तो पंडित नेहरू ने कहा भाई लॉर्ड माउंटबेटन तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं और अभी भी वो गवर्नर जनरल हैं। तो इस प्रकार से लॉर्ड माउंटबेटन से बात की गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर ने पंडित नेहरू से बात किया। तब ये तय हुआ कि श्रीनगर में एयरलिफ्ट करके भारतीय सेना को उतारा जाएगा। कर्नल रंजीत सिंह को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो उपद्रवी हैं उनको खदेड़िए पीछे, और वही किया भारतीय सेना ने। सेना तो प्रोफेशनल होती है, युद्ध के लिए ही बनती है। उसने उपद्रवियों को पीछे खदेड़ दिया। लेकिन जैसे ही हाजी पीर पठार आया, वहाँ पहुँचने के बाद पंडित नेहरू ने कहा कि अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से लौट आओ।
तो हाजी पीर पठार पर तो कब्जा करे, जिसे ताशकंद समझौते में वापस कर दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को, जिसको लेकर के लाल बहादुर शास्त्री की लड़की ने बाद में उनसे ये कहा कि पापा आपने ठीक नहीं किया, और उनकी पत्नी ने भी उनको लताड़ लगाई। लगता है यही सोच के कारण उनका हार्ट अटैक हो गया। वहाँ रूस में ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उस समय वो सोवियत रूस था। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि पीओके 1947 में ही बन गया था। यानी जो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों पर कब्जा जमा सकते थे उपद्रवी, उसके आगे जाने से चूंकि रोक दिया था पंडित नेहरू ने, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से जानता है, का पुकारता है, वो बन गया। वह गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दो इलाकों में बटा हुआ है। मुजफ्फराबाद ही एक्चुअली इसकी राजधानी भी है, जहाँ की वेस्टमिंस्टर सिस्टम के अनुसार एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है, और वही एक्चुअली चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। उसके अलावा एक राष्ट्रपति का भी पद होता है। और इस प्रकार से वहाँ उसी अनुसार, जैसे एक पार्लियामेंट भी है वहाँ, जैसे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता है, उसी तरह की व्यवस्था वहाँ भी अपनाई गई है। खैर जो भी हो, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि वहाँ आज़ाद कश्मीर में भारतीय और पाकिस्तानी व्यवस्था को, यानी अंग्रेज़ों की व्यवस्था को ही अपनाया गया। खैर जो भी है, मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत में संविधान के वही प्रावधान लागू होते हैं जो राष्ट्रपति विस्तारित करता है। यानी भारतीय संविधान के वही प्रावधान जम्मू कश्मीर पर, ओल्ड जम्मू कश्मीर पर लागू हो रहे थे, जो राष्ट्रपति समय समय पर अपने आदेश के द्वारा विस्तारित कर रहा था। आखिरी आदेश 1987 में आया, जब वहाँ से राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन दिया गया। 60 के दशक में 5 आदेश आए थे राष्ट्रपति के, 63 से 68 के बीच में, और इस प्रकार से DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को छोड़ करके तमाम चीज़ों को वहाँ लागू कर दिया गया था भारतीय संविधान के। एक तरह से पूरा भारतीय संविधान ही लागू कर दिया गया था। यानी राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था हो या फंडामेंटल राइट्स तो पहले से ही लागू था, या अन्य हो, माने आरक्षण को छोड़ करके, फंडामेंटल राइट्स में भी आरक्षण छोड़ दिया गया था वो, और DPSP को छोड़ करके शेष सभी चीज़ें लागू थी। चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की व्यवस्था हो, चाहे वो लेजिस्लेचर की व्यवस्था हो, यानी वहाँ भी एक हाई कोर्ट बनाया गया, इत्यादि इत्यादि। अब वर्तमान में जब 5 अगस्त 2019 को अमित शाह ने लोकसभा में यह घोषणा की कि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 367 को संशोधित करके और भारतीय संविधान के उन प्रावधानों को भी लागू कर दिया है जम्मू कश्मीर में, जो अभी तक अछूते थे, यानी लागू नहीं किए गए थे। और अनुच्छेद 370 2 और 3 को, 2 में ये कहा गया था कि वहाँ की संविधान सभा से परामर्श करके यहाँ का राष्ट्रपति संविधान के अन्य प्रावधानों का विस्तार करेगा, और 3 में कहा गया कि राष्ट्रपति यह एक टेम्पोररी प्रावधान है और राष्ट्रपति अपने आदेश के द्वारा इसे हटा भी सकता है। यही 370(3) को नरेंद्र मोदी की सरकार ने आधार बनाकर इसे लागू किया था। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि 35A 370(2) और 370(3) को हटा दिया गया है, 367 को संशोधित करके, और राष्ट्रपति को ये पावर दिया गया कि वो भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को जम्मू कश्मीर में लागू कर सकता है। चूँकि ये ओरिजिनल एग्रीमेंट के हिसाब से सही है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें कोई आपत्ति नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओके कर दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 370(1) अभी भी प्रभावी, चूँकि वो अनुच्छेद 1 से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग बताता है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान को वहाँ लागू
कर सकता है। जम्मू कश्मीर राज्य को या रियासत को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था। सरकार के पास यह पावर है अनुच्छेद 2, 3 और 4 के हिसाब से, और उसके लिए सरकार को संविधान संशोधन भी नहीं करना पड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इसे ओके कर दिया, इसे जायज़ पाया। खैर, जो भी है, भारत की उदारता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ये राग अलापने लगा कि अनुच्छेद 370 फिर शामिल क्यों किए, जम्मू कश्मीर को अलग से स्टेटस क्यों दिए। अगर जम्मू कश्मीर उनका था, यानी कश्मीर घाटी खास करके उनका था, तो फिर उन्होंने इसे स्पेशल स्टेटस क्यों दिया। इस बवाल को ही अब ख़त्म कर दिया गया है। पहले भारतीय उदारता का फ़ायदा उठा करके यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप की भी वहाँ नियुक्त की गई थी, जिससे नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा गाज़ियाबाद या कहीं और अपना हेडक्वार्टर्स बना लो, दिल्ली से भागो, दिल्ली से भगा दिया। खैर, अब तो वहाँ का बवाल ही ख़त्म हो गया, अब तो वो पूरी तरह से भारत का हिस्सा है। अब तो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से वो वहाँ वो प्रश्न ही नहीं खड़ा रह गया कि ओल्ड अनुच्छेद 370 का क्या हासिल होगा। अनुच्छेद 370 के अधिकांश वाक्य हटा दिए गए हैं और उनकी जगह नए वाक्य जोड़ दिए गए हैं। 367 का संशोधन करके राष्ट्रपति को और व्यापक शक्तियां जम्मू कश्मीर के मामले में दे दी गई हैं। आप सभी लोगों को पता होगा 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति वही करता है जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के परामर्श के द्वारा परामर्श दिया जाता है। खैर, राष्ट्रपति अपना पसंद का, यानी वो नाच मेरी बुलबुल टाइप के रामनाथ कोविंद भी थे और द्रौपदी मुर्मू भी हैं। नरेंद्र मोदी जी जितना कहते हैं उतना ही ये लोग सुनते हैं। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का बखेड़ा ही ख़त्म हो गया। सेपरेटनेस जो का एक झमेला था वो ख़त्म हो गया, यानी पृथक होने का एक जो संकेत देता था अनुच्छेद 370, उसको भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। 370(1) चूँकि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा देता था उसे संशोधित कर दिया गया है अब वह, लेकिन शेष प्रावधान को बनाए रखा गया है। यानी 370(2), 370(3) को तो पूरी तरह हटा दिया गया है, लेकिन 370(1) के को संशोधित करके 367 को भी संशोधित करके राष्ट्रपति को ये पूरा अधिकार दिया गया है कि वह यूनियन टेरिटरी उसे बना सके। और यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी 239(a) के तहत पुडुचेरी अब हो गया है। उस पर जो प्रावधान लागू होते हैं वही प्रावधान जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में प्रभावी होंगे, इसकी व्यवस्था भी कर दी गई है। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने इसे ओके कर दिया है और रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दिया है, तो मुझे लगता है अब इस पर कोई बवाल नहीं होना चाहिए। हालांकि वहाँ की लोकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों मिलकर के जब चुनाव लड़े तो चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो अनुच्छेद 370 की पुनर्वापसी करेंगे। लेकिन सवाल यह है पुनर्वापसी केवल केंद्र सरकार में आने से होगी, जो राहुल गांधी आए नहीं, तो ऐसी दशा में उसका सवाल ही खड़ा नहीं होता। और फारूक अब्दुल्ला ने भी ये कहा कि भाई इससे ज़रूरी चीज़ें राज्य के लोगों की बदहाली दूर करना है, तो पहले हम उस पर फोकस करेंगे, बाद में 370 की बात की जाएगी। तो मोटे तौर पर अब राज्य के लोगों ने भी, वहाँ के सत्तारूढ़ दल ने भी ये स्वीकार कर लिया है कि अनुच्छेद 370 और उसके तमाम वाक्य जो पृथक दर्जा दिया करते थे जम्मू कश्मीर रियासत को, वो अब समाप्त हो गए हैं। यानी अब वो राज्य में प्रभावी नहीं होंगे, और मोटे तौर पर अब जो वहाँ प्रभावी होगा वो केंद्र के द्वारा जो संशोधन किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया है, अब वही प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने फिट ए कंपनी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी जो नियत में बदा है उसे स्वीकार कर लिया है। धन्यवाद।